अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ को और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। उनकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी होती है। जब एंडोथेलियल इंजरी होती है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाते हैं। प्लेटलेट्स आते हैं तो वो आके जमा होना शुरू हो जाते हैं और क्लॉट बना देते हैं। ठीक है, तो दिस विल लीड टू द अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, पेन होगी पेशेंट को फिर एकदम से रेस्ट के ऊपर, और फिर हम उसको ट्रीट करेंगे। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है। अगर आपने एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा होगा ना तो आपको ये ज़्यादा इजी लगेगा। एथेरोस्क्लेरोसिस की डायग्राम में मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह से इंजरी होती है, एंडोथेलियल फंक्शन खराब होता है, वहाँ पे मैक्रोफेजेस इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं और वो जमा होकर वहाँ पे प्लेग बना देते हैं और ये रिजल्ट इट विल रिजल्ट इन द अनस्टेबल एंजाइना। अगेन दिस इज़ द एंडोथेलियल इंजरी एंड रिस्पॉन्स। उसकी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर वहाँ पे मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, स्मूथ मसल्स आना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन हो जाती है। दिस विल रिजल्ट इन द अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, या क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज़ अगेन कि हमारे पास इस तरह से वेजल होती है, ट्यूनिकम इंटिमा मीडिया एडवेंटिशिया, वहाँ पे एथ्रोमेट्रस जो है प्लेग बन जाता है, कोलेस्ट्रोल जमा हो जाना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, एकदम से वहाँ पे फीजर हो जाता है। फीजर जब भी होगा वहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे, थ्रोम्बस बनाएंगे और पूरे ल्यूमेन को ब्लॉक कर सकते हैं या आधे ल्यूमेन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इनिशियल इवेंट क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी क्यों होता है, थ्रोम्बस की वजह से। ठीक है, डेवलपिंग ओवर द रप्चर्ड एथ्रोमेटस प्लेग्स, मतलब जब जो प्लेग बना है एथ्रोमेटस, ठीक है, वो हमारे पास रप्चर होगा, उसके ऊपर फिर प्लेटलेट्स आके जमा होंगे। ठीक हो गया, ये इसकी है पैथोजेनेसिस। एज अ होल अगर हम देखें ना तो पैथोजेनेसिस में तीन चीज़ें जो है ना वो टेक पार्ट कर रही होती है। तीन चीज़ें क्या हैं हमारे पास, हमने करवाना है ना अनस्टेबल इंजाइना या स्टेबल इंजाइना, या हमने करवाना है जो है प्रिंजमेटल इंजाइना। तो तीन चीज़ें होंगी, इनमें इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, या वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो रही होगी। ठीक है, थ्रोम्बोसिस हो रही होगी, या हमारे पास क्या हो रहा होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन विल लीड टू द प्रिंजमेटल इंजाइना, थ्रोम्बोसिस विल लीड टू द अनस्टेबल इंजाइना। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन और थ्रोम्बोसिस मिल के अनस्टेबल इंजाइना की तरफ जाते हैं। और जो स्टेबल इंजाइना होता है वो ये होता है कि थोड़ा बहुत क्लॉट बना हुआ है कोलेस्ट्रोल की वजह से या कुछ, लेकिन वो पूरा ल्यूमेन उसने इंक्लूड नहीं किया हुआ। ठीक हो गया, तो ये आपने पैथोजेनेसिस इसकी जो है ना रीड कर लेनी है। एक्यूट प्लेग चेंजेस आते हैं सबसे पहले, फिर ये सारा मैं करती जा रही हूँ, इसको जस्ट आपने रीड करना है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोथ्रोम्बोई बनते हैं, फिर वेजोस्पैज्म क्यों होता है ये सारा लिखा हुआ है इसमें, कोगुलेशन पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, ये सब कुछ। ठीक है, और ये इस तरह से सडन कार्डियक डेथ की तरफ पेशेंट चला जाता है। फिर ये भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। ठीक हो गया, कि किस तरह से एथ्रोस्क्लेरोटिक डिजीज़ में स्टेबल और अनस्टेबल प्लेग जो है वो लीड करता है इस्कीमिया की तरफ। ठीक है, या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की तरफ, वो वेजोस्पैस्टिक किस तरह से लीड करता है माइकोडिन इंफाक्शन की तरफ। ठीक है, और ये सब कुछ आपने रीड कर लेना। अब ये वाली जो फ़िगर है ना ये आपको बता रही है एक्यूट जो हमारे पास प्लेग चेंजेस आती हैं। ठीक है, ये आपकी फ़िगर बुक में भी बनी होगी। जो नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, इंटिमा मीडिया इवेंटिशिया होता है। जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो हमारे पास क्या होता है, आपको पता है इंटिमा के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बन जाता है। आपने अगर एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा है तो आपको इसका पता होगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो है ना एंजाइना की जो है पेन होती है जब पेशेंट जो है वो मतलब एक्सरसाइज करता है। ठीक है, स्टेबल एंजाइना होता है। अब होता क्या है कि अगर उसको हम ट्रीट नहीं करते तो वहाँ पे प्लेटलेट्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से थोड़ा सा भी प्लेग रप्चर होगा साथ ही वहाँ पे प्लेटलेट्स आना शुरू हो जाएंगे। या दूसरा काम ये हो सकता है कि वहाँ पे कोई प्लेटलेट्स नहीं आ रहे और वहाँ पे फिक्स्ड कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, और दैट विल लीड टू क्रोनिक हार्ट फेलियर। ठीक है, क्रोनिक हार्ट फेलियर अब होता है जब जब प्लेटलेट्स वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है। थ्रोम्बस देखें यहाँ पे उसने पार्शली एक्लूड किया हुआ ल्यूमेन को, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन जा रही होगी। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो पेशेंट जब एक्सरसाइज करेगा तब उसको जो है प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, या पूरी तरह से वो जब ल्यूमेन ब्लॉक कर देगा तो उसकी वजह से हार्ट के मसल को बिल्कुल ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा होगा, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जा रही होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, एकदम से पेशेंट को हार्ट अटैक आएगा। ठीक है, 20 to 40 मिनट्स के बाद जब उसका बिल्कुल हार्ट के मसल जो है वो इन्फार्क्ट होना शुरू हो जाएंगे, नेक्रोसिस में जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपकी बुक की फ़िगर है और यही आपने मतलब इस फिगर से आपने जस्ट इतना ही याद करना है। वो जो इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना बिल्कुल उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ना है तो रीड कर लें, लेकिन ये डायग्राम इनफ है। दिस अगेन ही हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि मायोकार्डियम को ब्लड नहीं जा रहा होता। ठीक है, ऐसे प्लेग बना हुआ है उसकी वजह से, जिसकी वजह से एंजाइना की पेन आना शुरू हो जाती है लैक्टिक एसिड की वजह से। या ऐसे हो सकता है कि एंजाइना ना हो, उसको वहाँ पे प्लेग्स बनना शुरू हो जाए, वो रप्चर हो, वहाँ पे आके प्लेटलेट्स जमा हो जाए और हमारी कोरोनरी आर्टरी को पूरा पूरा ब्लॉक कर दे। उसकी वजह से क्या होता है कि एरिथमिया स्टार्ट हो जाते हैं विच में लीड टू द सडन कार्डियक डेथ। ठीक है, या हमारे पास वहाँ पे हार्ट अटैक आ जाए या वेंटिकुलर डिसफंक्शन हो जाए। हार्ट अटैक आएगा तो पेशेंट जो है वो मतलब एकदम से जो है हार्ट अटैक की तरफ जाएगा और फिर उसको बहुत ज़्यादा पेन होगी। ठीक है, और वो शॉक की तरफ बेहोश भी हो सकता है। ठीक है, और ये बात होती है।
ये देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आर्टरी थी, कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पे ब्लॉकेज आ गई तो उसके वाला आगे वाला जो रीजन होगा उस सबको ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा होगा ना, तो ऑक्सीजन फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा जिसकी वजह से वो डैमेज होगा और हार्ट डेथ स्टार्ट हो जाएगी विच विल लीड टू हार्ट अटैक। दिस इज़ अगेन द कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन, और आगे वाले हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होगी तो वो इन्फाक्शन की तरफ जाएगा और सेल डेथ स्टार्ट होगी। अब डिपेंड करता है कि हमारी वेजल कितनी ओक्लूड हुई है, ठीक है। अगर थोड़ा सा हमारे पास एक्लूड हुआ है तो इतना सा हार्ट का वो मसल जो है वो नेक्रोसिस की तरफ जाएगा। अगर ऊपर की तरफ ज़्यादा हुई है मतलब ऊपर है, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला सारा ब्लड होगा मतलब जो एरिया होगा लार्जर इन्फेक्शन होगा डिपेंडिंग अपॉन के वो आर्टरी किस जगह पे ब्लॉक हुई है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये हार्ट अटैक भी हम इसको कहते हैं, नेक्रोसिस हो जाती है हार्ट मसल की इस्कीमिया की वजह से, ठीक है। और ये जो है ज़्यादातर मैन में कॉमन होती है, एज के साथ साथ इंक्रीज़ करती है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स इन्होंने यहाँ पे इतने अच्छे नहीं लिखे हुए, मैंने आपको बहुत अच्छे बता दिए। ईस्ट्रोजन का क्या इसमें रोल है वो भी मैंने आपको बता दिया। हम लेयर्स ऑफ हार्ट देखते हैं। देखें ये हमारा हार्ट है ना, तो इसके बिल्कुल जो सराउंड कर रही होती है ना लेयर, उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। फिर उसके बाद आती है मायोकार्डियम, फिर उसके बाहर आती है हमारी एपिकार्डियम, ठीक है। एपिकार्डियम होती है, एपिकार्डियम और हमारी होती है पेरिकार्डियम बिल्कुल बाहर, ठीक है। पेरिकार्डियम बिल्कुल बाहर होती है, उसकी दो टाइप्स होती है, फाइब्रस होती है और पेराइटल होती है, ठीक है। अब जो पेराइटल और एपिकार्डियम के दरमियान वाला रीजन होता है उसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, बिल्कुल बाहर फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। मैं इसको फिर से एक पिक्चर से दिखा देती हूँ, ये देखें। अब होता क्या है, ये हमारे जो है हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, इसको बिल्कुल जो लाइन कर रही है दैट इज़ द एंडोकार्डियम, बिल्कुल उसके साथ जो लगी हुई है। उसके बाहर क्या है, मायोकार्डियम, उसके बाहर क्या है, एपिकार्डियम, ठीक है। एपिकार्डियम के बाहर मैंने आपको बताया कि वो पेरिकार्डियम होती है जो हमारे पास फाइब्रस बिल्कुल बाहर होती है, और पेराइटल जो है उसके बाद होती है, और पेराइटल और एपिकार्डियम के दरमियान में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है। ये हमारा सारा स्ट्रक्चर होता है। अब देखें अगर तो हमारा ऐसा मतलब ऐसा क्लॉट बना हुआ है जिसने पूरी जो है ना हमारे पास पूरा की पूरी जो हार्ट की वॉल्स हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया है, उसको हम ट्रांसम्यूरल थ्रोम्बस कहते हैं, ठीक है। अब वो ट्रांसम्यूरल होता है, और अगर उसने पार्शली उसको ब्लॉक किया हुआ है उसकी मतलब वॉल्स को, तो वो होगा हमारे पास नॉन ट्रांसम्यूरल, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हमने बात करनी है, ये देखें दो तरह की आपकी बुक में जो है ना लिखी हुई है कि एक ट्रांसम्यूरल होती है इस्कीमिया और एक होता है सब एंडोकार्डियल, ठीक है। ट्रांसम्यूरल की उसने सारी वॉल्स जो है एंडोकार्डियम एंडोकार्डियम मायोकार्डियम एपिकार्डियम सबको जो है वो मतलब वहाँ पे इस्कीमिया हुआ है, ठीक है। सारी वॉल्स का इस्कीमिया हो गया। और अगर सिर्फ एंडोकार्डियम के नीचे है मतलब एंडोकार्डियम के अंदर की तरफ हमारे पास जो है ना इस्कीमिया हुआ है, तो वो सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया होता है। तो दो तरह से हो सकता है इस्कीमिया, ट्रांसम्यूरल हो सकता है या सब एंडोकार्डियल होता है। अब देखिए हमारे पास ब्लड सप्लाई क्या होती है हार्ट की, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। लेफ्ट साइड पे जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसको हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, जो हमारे पास एक देती है सर्कमफ्लेक्स, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आगे देती है, और नीचे जो जाती है वो जाती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जो एंटीरियर वॉल पे डिसेंड कर रही होती है, ठीक है। और जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो ऐसे जाती है और पीछे जाके ब्लड सप्लाई कर रही होती है हार्ट के पीछे जाके, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। अब जो है ना हमारे पास जो इधर मतलब ज़्यादातर जो आर्टरीज ब्लॉक होती हैं हार्ट की, वो सबसे ज़्यादा जो है ब्लॉक होती है ना वो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ये वाली जो है ना लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है, सबसे ज़्यादा ये हमारे पास 40 to 50% जो है ना ये ब्लॉक होती है, और ये फैटल होती है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये जैसे ही ब्लॉक होगी तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास होती है ना वो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, 30 to 40% जो ब्लॉक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे आती है वो लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है जो ब्लॉक होती है, ये 15 to 20% ब्लॉक होती है। मीन सबसे ज़्यादा लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्लॉक होती है जो फैटल होती है, ख़तरनाक होती है, ठीक है। राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, उसके बाद लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आती है। अब एक और मैंने आपको बात बतानी थी कि जो यहाँ पे एपिकार्डियल वेजल्स होती हैं ना हार्ट की, ठीक है, एपिकार्डियल वेजल्स होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये जो हमारे पास एंडोकार्डियम होती है ना इसकी सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होती है, ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन में लीड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉक होगी आर्टरी, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई देर तक आएगा, डिस्टेंस जो है वो एंडोकार्डियम से इसका ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से जो एंडोकार्डियम होती है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती है इन्फेक्शन में, ठीक है, सबसे ज़्यादा उसका इन्फेक्शन होता है। और दूसरी ये होता है कि यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ एंडोकार्डियम के हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, तो इधर से जब हार्ट जब कंट्रैक्ट करता है ना तो ऊपर की तरफ तो एंडोकार्डियम के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारे पास एंडोकार्डियम होता है, क्योंकि ये लास्ट टू रिसीव ब्लड सप्लाई होता है एपिकार्डियल वेसल से, और दूसरा ये कि इंट्राम्यूरल प्रेशर्स के इससे ससेप्टेबल होता है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो जो ऑब्स्ट्रक्टेड होता है और इन्फेक्शन में ज़्यादा जो है एंडोकार्डियम लीड करती है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना जोन ऑफ इस्कीमिया है कि यहाँ पे ब्लड
ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उसकी वजह से जो अंदर वाला ये वाला पार्ट होता है ना, ये इंजरी फेस करता है, ठीक है, इंजरी होती है इसकी। और बिल्कुल जो अंदर वाला पार्ट होता है, क्योंकि वो हमारे पास इस्कीमिया वाले मतलब ब्लड ब्लड वेसल से दूर है, तो बिल्कुल अंदर वाला जो होगा वो इन्फाक्शन वाला जोन होगा, या नेक्रोसिस वाला जोन होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बिल्कुल अंदर नेक्रोसिस वाला जोन होता है, उसके बाहर इंजरी वाला जोन होता है, और उसके बाहर इस्कीमिक जोन होता है। ये जो आपकी बुक की पिक्चर है, ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया है कि ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कॉरोनरी आर्टरी एंटीरियर डिसेंडिंग है, ठीक है। आर्टरी अगर ये वाली ब्लॉक होती है एंटीरियर डिसेंडिंग वाली, मैंने आपको बताया जो सबसे ज़्यादा 40 to 50% यही होती है, ये फैटल होती है, और जो आगे वाला रीजन होता है उसको ब्लड सप्लाई नहीं जाता, जिसकी वजह से उसकी निक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। अब ये वाला वो वाला मैंने पार्ट आपको बताया हुआ है कि जो है ना, ये एंडोकार्डियम है बिल्कुल अंदर की तरफ, ठीक है। और ये जो ऑब्स्ट्रक्टेड हुई है ना आर्टरी, ठीक है, ये वाली जो आर्टरी है, ये एंडोकार्डियम का जोन है बिल्कुल अंदर की तरफ ये वाला, और आर्टरी यहाँ पे है, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारे पास एरिया रिस्क पे होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। ये जोन ऑफ नेक्रोसिस है जो अंदर की तरफ है बिल्कुल, क्योंकि वो आर्टरी से ज़्यादा दूर है, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके जोन ऑफ नेक्रोसिस बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी एक इतना सा रीजन रह जाता है जिसको अभी भी ब्लड मिल रहा होता है, क्योंकि वो आर्टरी के थोड़ा बहुत करीब ही है, ठीक है। तो ये बात होती है कि आर्टरी का जो बिल्कुल करीब वाला रीजन होगा, मतलब बाहर वाला जो रीजन होगा एपिकार्डियम के पास वाला, वो जोन थोड़ा सा रह जाता है जिसको ब्लड सप्लाई जा रहा होता है, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि बिल्कुल अंदर वाला ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। उसके बाद ये आपकी बुक की पिक्चर है ट्रांसम्यूरल और नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट। ट्रांसम्यूरल मैंने आपको बताया सारी की सारी वॉल्स जो हमारे पास इन्फाक्शन में हो जाती हैं इन्वॉल्व, उसको हम ट्रांसम्यूरल कहते हैं। और अगर सारी की सारी वॉल्स नहीं इन्वॉल्व होती, फॉर एग्जांपल सिर्फ एंडोकार्डियम होती है, तो वो हमारे पास होता है नॉन ट्रांसम्यूरल या सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट, ठीक है। अब इन्होंने ये बताया हुआ है कि इसमें जो हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है वो क्लूड हो गई है, तो कौन कौन से आपके पास रीजन्स इफेक्ट होंगे, कौन से हार्ट मसल्स की इन्फाक्शन होगा। तो इंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो इंटीरियर ये वाला पार्ट है ना, तो इंटीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ये वाला जो रीजन जा रहा है ये हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टम का रीजन है, ये इंटीरियर 2/3 ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो इन्फाक्शन हो जाएगा। और जो हार्ट की एपेक्स होती है, ठीक है, हार्ट की एपेक्स होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है इसमें इंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच में, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कि जब हमारी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्रांच होती है, जो इस तरफ होती है ना, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्रांच किधर होती है, लेफ्ट साइड पे होती है, तो वहाँ पे जो एरिया इन्फाक्शन में रोल मतलब होगा उनका, तो लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल होगा, ठीक है, उसका इन्फाक्शन हो जाएगा। और अगर हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक होती है, उसकी ब्लॉक होती है, क्योंकि राइट कोरोनरी आर्टरी ना पीछे जाके मैंने आपको बताया सप्लाई कर रही होती है, तो पीछे वाला जो रीजन हार्ट का होता है ना, वो इन्वॉल्व हो जाता है। अब कभी कभार ये होता है कि राइट मतलब ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि राइट कोरोनरी आर्टरी ही पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच दे रही होती है, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है जो हमारी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होती है ना वो दे रही होती है उसको ब्रांच पीछे की तरफ, ठीक है। तो उस केस में ये भी हो सकता है कि मतलब राइट डोमिनेंट हार्ट वो होता है जो राइट कोरोनरी आर्टरी पीछे जाके ब्लड को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, हार्ट के पीछे वाले हिस्से को। अगर और लेफ्ट डोमिनेंट हार्ट वो होता है जिसमें लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है पीछे जाके हार्ट के पीछे वाले हिस्से को सप्लाई कर रही होती है। वो डिपेंड करता है कि जो लोग राइट डोमिनेंट हार्ट वाले होंगे उनकी राइट कोरोनरी आर्टरी की वजह से पीछे वाला एरिया इन्फाक्शन में जाएगा, और जो लेफ्ट डोमिनेंट हार्ट होगा जिन लोगों का, उनकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से पीछे वाला एरिया जो है वो हार्ट का इन्वॉल्व होगा। ये आपकी बुक में लिखा हुआ था, मैंने कहा सोचा आपको बता दूँ, ठीक है। ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन में देखें कि ये सब एंडोकार्डियल इन्फाक्शन है, तो सिर्फ इतना सा रीजन इन्वॉल्व हुआ है, ट्रांसम्यूरल पूरा पूरा नहीं हुआ। ग्लोबल में क्या है, पूरा सर्कमफ्रेंशियल इस तरह से जो है ना इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। ये भी सब एंडोकार्डियल है, लेकिन सर्कमफ्रेंशियल एक पूरी सर्कमफ्रेंस में इन्वॉल्व हुआ है। और अगर छोटी छोटी इंट्राम्यूरल वेजल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, छोटे छोटे इन्फाक्शन दानों की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये बना हुआ था बुक में। अब यही वो वाली चीज़ है कि ईसीजी चेंजेस क्या होती हैं इंजाइना और मायोकार्डियल इन्फाक्शन में, ठीक है। अब जो आपको पता है ना, ये आपकी ईसीजी होती है, ये पी वेव होती है, फिर ये QRST और ये टी वेव होती है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है, PQRST, ठीक है। अब ईसीजी चेंजेस क्या आती हैं हमारे पास, जो जोन ऑफ मैंने आपको बताया 3 जोन्स होते हैं, अंदर वाला जोन ऑफ इन्फाक्शन, उसके बाद इंजरी वाला, और इस्कीमिया वाला बाहर वाला। इन्फाक्शन को हम नेक्रोसिस जोन भी कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास होता है ना नेक्रोसिस वाला जोन, उसकी वजह से जो क्यू वेव होती है ना वो एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। जो हमारे पास इंजरी वाला जोन होता है उसकी वजह से एस टी एलिवेशन हो जाती है, ठीक है, ऐसे ST एलिवेशन हो जाएगी। और जो जोन ऑफ इस्कीमिया होता है बिल्कुल बाहर वाला, उसकी वजह से टी वेव इन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। टी वेव
जो है वो ऐसे इन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारी ईसीजी कुछ इस तरह से बनेगी कि पी तो इस तरह से है, लेकिन क्यू जो है वो एबनॉर्मल हो गई है, ठीक है, और आर बन रही है, ठीक है, एस और टी जो है वो एलिवेट हो गया और टी वेव जो है वो इन्वर्जन हो गई। ऐसे करके कुछ हमारी जो है ना ईसीजी बनेगी, ठीक है। क्यू वेव एबनॉर्मल, ठीक है, और एस टी सेगमेंट एलिवेशन और टी वेव जो है वो इन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह करके हमारी कुछ जो है ना ईसीजी बनेगी इन केस ऑफ एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुई है वो एसटी एलिवेशन वाली ही हो। ये दो तरह से हो सकती है, नॉन एसटी एलिवेशन हो सकती है, एसटी एलिवेशन हो सकती है, ठीक है। अब मैंने आपको दो तरह के इन्फार्क्शंस बताए हैं, ट्रांसम्यूरल जो फुल थिकनेस होती है और सब एंडोकार्डियल जो सिर्फ सब एंडोकार्डियल होती है, ठीक है। अब जो ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शंस होते हैं ना, उसमें हमारे पास जो है ना एसटी एलिवेशन आती हैं, जो पूरी की पूरी जो हमारी वॉल्स होती हैं ना वो जिसमें इन्वॉल्व होती हैं, ट्रांसम्यूरल, ठीक है। और जो हमारे पास सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले होते हैं ना, सब एंडोकार्डियल वाले इन्फार्क्शन वाले, उनमें नॉन एसटी एलिवेशन होती है। तो सिंपली आप जब किसी की ईसीजी देखोगे तो अगर उसमें आपको एसटी एलिवेशन मिलेगी तो आप कह दोगे कि इसकी पूरी की पूरी तीनों की तीनों वॉल्स जो है वो हार्ट की इन्वॉल्व हुई हैं। अगर उसकी एसटी डिप्रेशन होगी तो आप कहोगे कि इसकी सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन है, ठीक हो गया। ये वाली फिगर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये राइट डोमिनेंट लेफ्ट डोमिनेंट हार्ट मैंने आपको बताया, कोलेटरल सर्कुलेशन बन जाती है अगर एक हार्ट मतलब आर्टरी ब्लॉक होती है उसकी रिस्पांस करने के लिए, दूसरी आपको पता ही है इस बारे में। ये वाली फिगर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ट्रांसम्यूरल और सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शंस में जो ईसीजी वेव्स आती हैं, ठीक है, स्टेमी और नॉन स्टेमी, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये सारी आपने इसकी पैथोजेनेसिस जो पीछे लिखी हुई है उसको जस्ट आपने एक दफ़ा रीड करना है, उसको सारा सारा नहीं करना, वो बहुत ही अजीब सी लिखी हुई है, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया सिर्फ उतना आपको पता होना चाहिए। इसकी मॉर्फोलॉजी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।